भाई सब बता रहे हैं ये पाकिस्तानी कंपनी है। हाँ पाकिस्तानी ही है, वही तो ये पाकिस्तानी कंपनी, क्योंकि मैं भी पाकिस्तान से ना इसलिए बताया। ये आ गई हमारी चाय, धन्यवाद। हमको हिंदी आता है लेकिन आप लोगों को भी नेपाली आना चाहिए ना। यस, ये है पनीर और उसके ऊपर शुगर। ये पनीर स्वीट पराठा बनेगा। आप सबको पता है कि एक पाकिस्तानी भाई नेपाल के अंदर मौजूद है और नेपाल के अंदर वो व्लॉग्स बना रहे हैं, नेपाल के कल्चर और नेपाल की सकाफत को पाकिस्तानियों को दिखाना चाह रहा है। अब इस व्लॉग के अंदर अगर हम देखेंगे तो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स भी नेपाल के अंदर मौजूद है, जिसमें बिरयानी के मसाले और बाकी कुछ भी है। इस व्लॉग के अंदर हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, जिसमें पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स भी हमें नेपाल के अंदर देखने को मिलेंगे। और आपको ये भी एंड में बताऊंगा कि पाकिस्तानी फ्लाइट नेपाल क्यों नहीं आती। आज इस व्लॉग को देखते और आपके साथ शेयर करते कि पाकिस्तानी नेपाल में क्या कर रहा है, नेपाल की खानों को कैसे टेस्ट कर रहा है, जैसे कि उन्होंने पराठा और चाय खाया वहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले इस पाकिस्तानी भाई के व्लॉग को देखते हैं, फिर आपके साथ बात करते हैं। भाई सब बता रहे हैं ये पाकिस्तानी कंपनी है। हाँ पाकिस्तानी ही है, वही तो ये पाकिस्तानी कंपनी, क्योंकि मैं भी पाकिस्तान से ना इसलिए बताया। ये आ गई हमारी चाय, धन्यवाद। हमको हिंदी आता है लेकिन आप लोगों को भी नेपाली आना चाहिए ना। यस, ये है पनीर और उसके ऊपर शुगर। ये पनीर स्वीट पराठा बनेगा इससे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नेपाल में आज ये पहली सुबह है। कल तो लैंड किए तो उस वक्त थकावट थी, कुछ पता ही नहीं चला, तो बड़े फ्रेश हैं। और आज हम आगाज़ कर रहे हैं यहाँ नेपाल की जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, सबसे अहम नंबर 1 पे जो है वो दरबार स्क्वायर है। काठमांडू दरबार स्क्वायर, जो कि यहाँ मौजूद रॉयल पैलेसेस के अंदर नंबर 1 पे जाना जाता है। तो टोटल 3 रॉयल पैलेसेस हैं जिनको दरबार के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, दरबार नेम से वाकिफ़ हैं सभी। तो ये काठमांडू दरबार स्क्वायर जो है ये रॉयल प्लेस थी। तो यहाँ जा रहे हैं और दिखाते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की। और बहुत सयाह जब भी आते हैं तो इस चीज़ को वो टॉप पे रखते हैं और उसके बाद वो दूसरी जगहों पे जाते हैं। तो अभी मैंने नाश्ता भी करना है, 11:15 बज चुके हैं और अभी नाश्ता करते हैं। और साथ में तकरीबन 1 किलोमीटर का रास्ता, तो मैंने सोचा कि वो पैदल ही तय करते हैं। यहाँ रास्ते में हमें एक कैफ़े मिला है, सबल कैफ़े, और मुझे नज़र आया यहाँ पे ये पराठा। तो लेट्स चेक कि इनके पास क्या कुछ है। प्लेस देखें, हर जगह बहुत खूबसूरत प्लेस हैं, जहाँ भी चले जाएं उनको डेकोरेट बहुत अच्छे तरीके से किया गया। तो अभी जाके चेक करते हैं भाई क्या कुछ है इनके पास। वाह, नाइस प्लेस। अच्छा, पराठा मैंने देखा 30 रुपए का, तो मैंने कहा भाई जैसे इनकी सेहत है नेपाली भाइयों की, वो होगा भी बड़ा छोटा सा। तो मैंने यहाँ पे एक करवा लिया पनीर स्वीट पराठा और दूसरा ये आलू पराठा। अब आता है तो देखते हैं, चाय वगैरह सब कुछ। लेकिन यार प्लेस देखें कितनी खूबसूरत है। ये है पनीर और उसके ऊपर शुगर। ये पनीर स्वीट पराठा बनेगा इससे, एंड बनाएंगी यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मैं आएगा ना, थाली चेक करेगा, थाली आपकी। नो, इट्स माई फर्स्ट टाइम, इट्स माई फर्स्ट टाइम। सो मैं आदत से मजबूर इंग्लिश में बात किया जा रहा था, तो उन्होंने कहा हिंदी जानते, पहले तो पूछा कहाँ से, मैं पाकिस्तान हिंदी। मैंने कहा बिल्कुल, तो आसानी हो गई। असल में वो ये एक कॉमन लैंग्वेज है ना, तो हर कहीं बस एक ही वो चलती रहती है। लेकिन अच्छा लगता है जब आप अपनी लैंग्वेज में कहीं जाके बात करके बता सकें, पूछ सकें। तो ये बनेगा यहाँ पे पराठा। हमको हिंदी आता है लेकिन आप लोगों को भी नेपाली आना चाहिए ना। यस, आप चाय भी बना रही? चाय भी सब कुछ बनाते हैं। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। मैंने ईरान में भी ये देखा, वहाँ पे ख़वातीन बहुत काम करती हैं, मतलब हर जगह ख़वातीन नज़र आती हैं। हाँ यस, ओके। अच्छा, साइडों पे डाल रही हैं ऑयल ताकि वो नीचे से जो है वो लगे नहीं। अच्छा जी, इस तरह वो बना रही थी। एक पराठा बन गया तो मैंने कहा दूसरा आप ज़रा बाद में बनेगी। ये आ गई हमारी चाय, धन्यवाद। चलें जी, शुक्रिया। मैंने उनसे पूछा आप शुक्रिया को क्या कहते हो, कहते धन्यवाद। मैंने कहा उनकी ज़ुबान में शुक्रिया अदा करेंगे। भाई इस चाय का टेस्ट जो दुबई में आपने फिली पी है ना, तो ये मसाला की तरह है, तो उसी की तरह बिल्कुल टेस्ट है। और ये हमारा आ गया पनीर स्वीट पराठा। तो इसके अंदर ही है पनीर, साथ में थी चीनी और ये सॉस है साथ में। सॉस कौन सा होगा, कोई खट्टा सा लगता है, इमली की तरह। चलें जी, अब ये शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पहले तो इसको ऐसे ट्राई करते हैं ना, विदाउट एनीथिंग।
चीनी का जायका हमारे जैसे ही ना। सही रह गया भाई, पंगा लेना ना, एक्सपेरिमेंट करना। ये खूब भरा हुआ भाई अंदर पनीर। ये आ गया आलू पराठा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा ये सॉस किसकी बनती है? टमाटर की। यस, इस टमाटर की बनती है। और आप अंदाज़ा करें कि हर कोई काम कर रहा है, उसमें कोई जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं है कि मर्द है या औरत, काम कर रहे हैं और इक्वली हो गए। मैं ये इसलिए कहता हूँ कि अक्सर औक़ात हमारे पाकिस्तान में जहाँ पे ख़वातीन बैठी हों किसी पोस्ट पे काम कर रही हों, तो समटाइम रूड बिहेव करती हैं, शायद इसलिए कि वो ख़वातीन हैं। लेकिन यहाँ पे वो मोहतरमा आई हैं, पहले चाय दे के गई हैं, फिर आलू पराठा लेके आई हैं, एंड शी इज़ हैप्पी। वो काम कर रहे हैं, हर एक लड़का भी आया, वो पराठा दे के गया था, वो दे के गई। तो ये होना चाहिए, मर्द औरत के फ़र्क के बग़ैर काम करना चाहिए। अगर बराबरी चाहिए, अगर औरत ने भी काम करना है, सब कुछ करना है। तो अब भाई ये आलू पराठा चेक करते हैं। हाँ फुल है भाई, ये भी फुल है, ठीक है। ट्राई करते हैं और अब इसको पहले वैसे ट्राई करते हैं। तो अब इसके साथ चेक करेंगे इसको, ये और ये। तो टमाटर चटनी जो है ना, ये सॉस जो है, ये बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है। मैं इसको फिर खाऊंगा, ठीक है। ये देख रहे हैं, घी ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल। तो ऐसा पराठा तो हम कभी कभार खाते हैं कि आज ज़रा यार घी कम लगाना, वरना हर रोज़ ज़्यादा घी। मुझे पसंद है वैसे कम घी वाला पराठा, बहुत अच्छा। उससे जो पहले आया तो उससे कम घी लगा हुआ इससे। तो भाई ये चाय और 2 पराठे ये 180 नेपाली रुपीज़ में मिले। तो अब समझ लीजिए कितना सस्ता है नेपाल। और इसको अगर 2 आलू के पराठे कर दो तो और भी सस्ता। लेकिन मैं जो सबसे कम बजट वाली ऑप्शन है वो इसलिए दिखाता हूँ ताकि लोग जान सकें कि यहाँ पे अगर आप रहते हैं 7-8 दिन गुजारें तो आप कितना पैसा खर्च करेंगे टोटल स्टे के दौरान। तो अभी मैं जा रहा था दरबार स्क्वायर, लेकिन मैंने देखा कि अभी जुमे का वक्त है तो क्यों ना पहले जुमा पढ़ा जाए। तो मैं जा रहा हूँ इस वक्त नेपाली जामिया मस्जिद की तरफ और वहाँ पे जुमा की नमाज़ अदा करते हैं और उसके बाद आगे चलेंगे दरबार स्क्वायर की जाने। यहाँ आपको कहीं कहीं ये पुरानी बिल्डिंग्स की झलक मिलती है। ऐसे लगता है जैसे पार्टीशन के पहले के वक्त की बिल्डिंग्स हमारे लाहौर में नज़र आती है ना, बिल्कुल वैसे ही। तो मैं जा रहा हूँ नेपाली जामिया मस्जिद की जानिब। उसकी भी एक स्टोरी है जो वहाँ पहुँच के आपसे शेयर करेंगे। तो आपको जगह जगह यहाँ पे मंदिर मिलते हैं, मूर्ति रखी हुई मिलती है। यहाँ पे ये देखिए जैसा कि रोड की इस जगह पे रखी हुई है, तो अंदर मूर्ति भी होगी। तो ये कल्चर है नेपाल का। देखिए ये आपको हर जगह मिल जाएंगी। यहाँ पे दिया जलाने के लिए वो रखी हुई है। यहाँ पे काफ़ी सारे हर तरफ साथ में दिया रखा हुआ है, जलाया जाता है इसमें ऑयल डाल के। तो ये नेपाली ज़बान में कुछ लिखा हुआ है। और यहाँ पे एक मूर्ति यहाँ भी रखी हुई है यहाँ। तो ये नेपाल में मैंने ऑब्ज़र्व किया कि आपको ना हर जगह ये देखने को मिलती है। बिल्डिंग्स के दरमियान एक और खुली जगह में आप देखिए, यहाँ भी इसी तरह से एक मंदिर है और इसके इस तरफ भी यहाँ भी एक मंदिर है और ये लिखा हुआ है हनुमान धोका दरबार स्क्वायर। अच्छा ये है हनुमान धोका दरबार स्क्वायर। पता नहीं मैं अगर करेक्ट पढ़ रहा हूँ तो यही प्लेस है या कोई और ना हो। टूरिस्ट इंफॉर्मेशन बोर्ड। अच्छा यहाँ पे टूरिस्ट पुलिस भी है, उनके काउंटर भी है, जगह जगह बताते हैं। तो ये भी एक ब्यूटीफुल प्लेस है। जैसे मैं यहाँ से आपको दिखाऊँ, ये देखिए ज़रा, हर एक चीज़ को ऑर्गेनाइज किया हुआ है, बहुत ब्यूटीफुल बनाया हुआ है। यहाँ पे भी ये देखिए आप कितने बुज़ुर्ग टूरिस्ट हैं। ये देखिए मोहतरमा को देखें कितनी बुज़ुर्ग हैं और अकेली चली जा रही हैं। गोरे जो है ना ये ज़िंदगी सही जीते हैं भाई। इनके लिए तो एक जगह रुकना ऐसा ही है जैसा जेल है। मेरे हॉस्टल के अंदर जहाँ पे मैं रुका हूँ वहाँ पे 3-4 लड़कियाँ हैं जो स्टे कर रही हैं और सब अकेली हैं
और इतने बड़े बड़े बैग उन्होंने बनाए हुए हैं जो वो लेके चल रही हैं। तो एक दो से मेरी बात हुई तो वो कहती हाइकिंग के लिए हम नेपाल में आई हैं और स्कूटर बहुत ज़्यादा हैं, या तो स्कूटी है या इलेक्ट्रिक बाइक आई थिंक, और या फिर हैवी बाइक्स हैं यहाँ पे। हैंडमेड आइटम्स हैं सारी, मट्टी से बने हुए बर्तन, स्टैचूज, और ये भी आई थिंक लगता है कि हाथ से बनी हुई गुड़ियाँ, जैसे वो पाकिस्तान में मैंने आपको दिखाया था ना एक विलेज डॉल, कुछ ऐसे ही लगता है। तो ये यहाँ पे गल्ला रखा हुआ है, ये बचपन की याद ताज़ा हो गई यार। बहुत शौक़ होता था इस गल्ले को भरने का, इसके अंदर पैसे डालने का, रोज़ उसको देखने का भी कि कितना, उठा के देखना कि कितने को हो गए होंगे। और मज़े की बात है याद भी होता था कि गले में मेरे टोटल कितने पैसे हो गए। वो मिलते ही इतने थे, जितने डालते थे याद रहता था कि इतने इसके अंदर पैसे। ये हम आ चुके हैं मेन रोड पे, यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। बहुत ही आसान है यहाँ से रोड क्रॉस करना, उस तरफ जाना, लेकिन रूल है भाई, पुलिस खड़ी है उस तरफ भी, वो रस्सियाँ रखी हुई हैं, बंद है, तो कोई भी लोग ना क्रॉस नहीं कर रहे। हालांकि रस्सी भी बंदे को रोकने के लिए नाकाफ़ी है। तमाम लोगों ने जो इस तरफ जाना है तो सारे ये रोड क्रॉस करने के लिए ब्रिज इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी से फिर वो जा रहे हैं। मतलब ये है कि एक छोटा सा रास्ता है, 20 फीट की सड़क है, और उसको भी पैदल क्रॉस कोई नहीं कर रहा क्योंकि कानून है कि आप ऊपर से ही जाएंगे, वो ट्रैफिक के लिए। ऑसम मैन, हैरानी है ना। यहाँ पे 3 तरफ रास्ते हैं, अगर आपने रोड क्रॉस करके इस तरफ जाना है, यहाँ पे देखें ज़रा, हाँ ये देखिए काफ़ी कितना रश है इस तरफ, ज़बरदस्त। ये इस तरफ जाने के लिए, और इसके बाद दूसरी दाएं हमने जाना है इस तरफ, ठीक है। यहाँ आगे इस तरफ जाएंगे टावर की जानिब, मस्जिद। ये भी कितना खूबसूरत है यार व्यू यहाँ से। पहले मैं इसका व्यू लेके आता हूँ, उसके बाद, बल्कि उधर से भी हम जा सकते हैं रोड की उस तरफ। Oh, that's nice. ये दरवाज़ा है, शायद पुराने दौर में ये भी कोई एंट्रेंस होगी सिटी की। लाहौर भाटी गेट, दिल्ली गेट की तरह ये भी मुझे नेपाल का कोई पुराना तारीखी दरवाज़ा लगता है। लेकिन यार इसकी हालत क्या हो चुकी है, ये देखिए, तारे ही तारे हर तरफ, तारे ही तारे। 2 मॉस्क है यहाँ पे, एक नेपाली जामा मस्जिद और एक कश्मीरी जामा मस्जिद। तो मैं नेपाली के लिए आया था, लेकिन ये कश्मीरी भी है, तो मैं रोड क्रॉस करके इस मस्जिद में जाता हूँ पहले। नो एंट्री विदाउट परमिशन, ओके। सो यहाँ से जाएंगे सीधा चलते चलते आगे कश्मीरी मॉस्क, कश्मीरी मस्जिद। ओह नो मैन, शलवार कमीज पहने हुए भाई साहब मुझे लगता है मस्जिद की तरफ ही जा रहे हैं। यहाँ पे ये और मेरे जैसे पाकिस्तानी भाई क्रॉस करना चाह रहे हैं, लेकिन उसने बोला आगे जाओ। तो ये है मस्जिद, कश्मीरी मस्जिद, ठीक है, कश्मीरी जामा मस्जिद। तो इसकी एक स्टोरी है भाई, सुनाता हूँ आपको, जुमा पढ़ लें और पूरी स्टोरी भी सुनाएंगे। ये लोग इंटर हो रहे हैं, ये कश्मीरी जामा मस्जिद। पैदल चला के क्या है कि पैदल चल के जाएंगे, बिल्कुल। और अब ज़रा तफसीलात सुनते चलिए नेपाल की इस मस्जिद और मुसलमानों पे होने वाले बदतरीन तारीख़ी हमले की। आप सब जानते हैं कि नेपाल में अक्सरियत हिंदू मत को मानने वाली, उसके बाद बुद्ध मत भी हैं और सबसे कम मुसलमान हैं। तो यहाँ पे नेपाली लोग इंतहाई उम्दा, मुस्कुरा के मिलने वाले, खुले दिल के मालिक। लेकिन आखिर क्या हुआ कि उन लोगों ने मुसलमानों पे हमले किए और अपनी ही मुल्क की मस्जिद को शहीद किया, और यहाँ पे सऊदी एयरलाइन, PIA, कतर एयरवेज़, तमाम के दफातर तक उन्होंने जला डाले। आखिर हुआ क्या, इसकी तफसीलात जब आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में हमारे ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा होता है वो सिर्फ प्रोपेगेंडा ही नहीं, बल्कि हमारी ख़ुद की बहुत बड़ी गलतियाँ उसके अंदर शामिल हैं। ये 2004 की बात है
जब 12 नेपाली वर्कर्स को इराक़ के अंदर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। ये नेपाली गरीब जिस तरह से बाकी मुल्कों में जाते हैं रोज़गार कमाने के लिए, ये नेपाल में मौजूद थे और वहाँ पे एक दहशतगर्द तंजीम थी जिसका नाम था अंसारुस सुन्ना। अब उनके काम देखिए और नाम देखिए क्या रखा हुआ है, अंसारुस सुन्ना, तो अपने आप को मुजाहिद कहने वाले। उन्होंने इन 12 अफराद को इसलिए बेदर्दी से गले काट के कत्ल कर दिया कि वो कहते थे कि ये यहाँ पे अमरीकियों के यहाँ काम क्यों करते हैं, जबकि वो थे वर्कर। वो जॉब की तलाश में अरबों के यहाँ भी जाते हैं, अमरीकियों के यहाँ कोई और उनको बुलाए वहाँ भी वो काम करते हैं। मासूम लोग थे, लेकिन उनको इसलिए कत्ल कर दिया कि ये अमरीकियों के मददगार हैं, उनके यहाँ नौकरी करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि नेपाली हुकूमत अपने लोगों को यहाँ ना भेजे। जब उन लोगों की ये वीडियो आई जिसमें 12 बंदों को बड़ी बेदर्दी से गले काटे जा रहे थे, तो नेपाल में हंगामा फूट पड़ा और यहाँ के पुरअमन हिंदू, यहाँ के खुले दिल रखने वाले हिंदू वो सड़कों पे आए। उन्होंने टायर जलाए, एहतजाज किया, मस्जिद पे और तमाम छोटी मसाजिद पे भी हमले किए और हत्ता कि PIA, सऊदी एयरलाइन और कतर एयरवेज़ को अपने ऑपरेशंस बंद करने पड़े क्योंकि उनके ऊपर भी हमले हुए, उनके दफातर जलाए गए। और वजह क्या थी कि वो कहते थे कि ये मुसलमानों की वजह से हमारे 12 अफराद को कत्ल किया गया है, लिहाजा ये मुसलमान जहाँ भी मिले इनको मारो और नुकसान पहुँचाओ। नेपाली हुकूमत ने, उस वक्त बादशाह की हुकूमत थी, 2004 की बात है, उन्होंने बड़ी ज़िम्मेदारी का मुजाहिरा किया और फिर उन्होंने अपने ही लोगों को, मुश्तहिल लोगों को कंट्रोल करने के लिए उन पर फायर भी किए, यानी उनको राम करने के लिए कि वो मज़ीद नुकसान ना करें। तो इतना कुछ हो जाने के बाद आज जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इस जुल्म की इब्तिदा करने वाले मुसलमान थे। अगरचे हम उनको नहीं मानते, हम तो कहते हैं वो हम में से नहीं, लेकिन क्या हमारे कह देने से ये काफ़ी हो जाएगा? क्या हमारे उनका इनकार कर देना या उनका तरदीद कर देना, क्या दुनिया इसे समझ लेगी कि ये वाकई सारे मुसलमान ऐसे नहीं हैं? तो माजी में ऐसी बहुत सारी गलतियाँ हुई। ये शिद्दत पसंद तंजीमों ने हमारे मुल्क के अंदर भी और बैरून मुल्क भी बहुत ज़्यादा इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके न सिर्फ़ गैर मुसलमों को कत्ल किया बल्कि मासूम बेगुनाह मुसलमानों को भी इन्होंने कत्ल किया। तो ये एक वाक़या था। इस मस्जिद पे होने वाले हमले का बैकग्राउंड कि क्यों इस मस्जिद पे पुरअमन नेपालियों ने हमला किया, जिसके पीछे कारस्तानियाँ और करतूतें उन अफराद की थी जो ख़ुद को मुजाहिद कहते थे, लेकिन वो शिद्दत पसंद थे, वो दहशतगर्द थे जो ज़मीन के ऊपर फ़साद बर्पा करने वाले थे। तो ये इस मस्जिद में मुझे यहाँ पे नमाज़ पढ़ के दिली तसल्ली और सुकून हुआ कि नेपाल के अंदर इतनी बड़ी तादाद में मैंने देखा कि मुसलमान जुमा पढ़ रहे हैं और बड़ी ही पुरसुकून यहाँ पे जुमा की नमाज की अदायगी हुई। और ये मस्जिद भी कश्मीरी लोगों ने बनाई थी। अब ये भी दरिया दिली देखिए कि ये वो कश्मीरी थे जो कश्मीर के अंदर हालात अच्छे नहीं थे, नेपाल में आके पनाह ली, बादशाह ने उनको पनाह दी कि आप रहिए। फिर उन्होंने मस्जिद बनाई, उन्होंने बनाने दी। ये मस्जिद चलते चलते आज इतना बड़ा मरकज़, मदरसा, खानका और क्या कुछ बन चुकी है। और आज भी नेपाल के सेंटर में मौजूद ये मस्जिद ये अपना काम कर रही है, ये दीन इस्लाम का काम कर रही है। उस जगह जहाँ मस्जिद का कोई नाम नहीं था, वहाँ पे जो नेपाली हुक्मरान थे उनकी इजाज़त से बनने वाली मस्जिद आप देखिए कि आज हज़ारों लोगों के लिए नमाज जुमा पढ़ने का मकाम बन रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसानियत की कदर और बाहमी भाईचारे की तौफ़ीक दे, बैनुल मज़ाहब मुख्तलिफ़ मज़हबों के दरमियान हम आहंगी की सूरत हाल पैदा हो ताकि दुनिया के ये इंसान मिलजुल के रह सकें। ये है बिरयानी मसाला। ये पाकिस्तानी कंपनी है, हाँ ये सान वाकई वाकई दुकान पे आप भाई सब बता रहे हैं ये पाकिस्तानी कंपनी है। सही बात, हाँ पाकिस्तानी ही है, वही तो ये पाकिस्तानी कंपनी। क्योंकि मैं भी पाकिस्तान से ना इसलिए बताया। सही बोला। ये कितने का है? 180। ये भी 180। यहाँ पे कितने का? 180 का है, वहाँ पे कितना? 120 का, लेकिन वो करेंसी लो है ना पाकिस्तानी, उस हिसाब से एक्सपोर्ट है ना, इसलिए महंगा है ना। 120 PKR में है ना, तो फिर ये एक्सपोर्ट होके महंगा हो जाता है। महंगा हो जाता है।
तो मतलब ये अब 120 180 तो बनना 360, मतलब हाँ ये 3 टाइम मोर एक्सपेंसिव हो जाता है यहाँ पे आके। वहाँ अच्छी खुशी हुई यार, ये पाकिस्तानी चीज़ भी यहाँ पे है। That's great. तो आप लोगों ने ये व्लॉग देखा होगा, आप लोगों को पता चल चुका होगा कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स किस तरीके से नेपाल में आते हैं। सबसे पहले चीज में अगर आप लोगों को साथ शेयर कर दूं, सबसे नंबर 1 पे आता है पाकिस्तानी प्रोडक्ट अगर नेपाल में आ रही है तो दैट्स मीन पाकिस्तान और नेपाल के बीच में थोड़ा बहुत रिलेशन बेहतर है। अब यहाँ पे आती है बात मेन चीज के व्लॉगर नेपाल किस तरीके से गया, वही चीज जो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि पाकिस्तान से डायरेक्ट फ्लाइट नेपाल के लिए नहीं जाती। अगर आप लोगों को पाकिस्तान जाना है या पाकिस्तान से आप नेपाल आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको दुबई की फ्लाइट लेनी पड़ेगी और फिर दुबई से फिर आपको डायरेक्ट नेपाल के काठमांडू सिटी आना पड़ेगा। साल 2004 के अंदर 13 नेपाली बंदों को कत्ल कर दिया गया था और उनके गले काट दिए गए थे। ये वाकया इस व्लॉग के अंदर भी बताया गया है और इसकी पूरी स्टोरी के ऊपर मैंने रिएक्शन दिया था जब मैंने आपके साथ शेयर किया था। 2004 में जब वो हुआ उसके बाद काफी ज्यादा मामला खराब हुए नेपाल के अंदर और नेपाल के लोग सड़कों पे निकल के आ चुके थे। हालांकि उन्होंने सारी जगहों को जलाने की कोशिश की, मस्जिद हो गए, चाहे वो एयरप्लेन हो, पाकिस्तानी हो या दुबई का हो या अरब का हो, सबके एयरप्लेन के ऊपर हादसे हुए और उस हादसे के बाद आज तक पाकिस्तान की कोई भी PIA की एयरलाइन नेपाल नहीं गई। 2004 में वो वाकया हुआ था जब बादशाह का राज था और बादशाह ने अपने ही लोगों फिर फायरिंग की क्योंकि वायलेशन बहुत ज्यादा हो रहा था, लोग बहुत ज्यादा दंगे कर रहे थे और लोग यही समझ रहे थे कि मुसलमानों की वजह से हमारे 13 बंदों को गले काट के मार दिया गया है, जिसकी वजह से फिर सारे नेपाली जो है ना सड़कों पे थे और बादशाह की हुकूमत में बादशाह ने उनको कंट्रोल करने के ऊपर उनके ऊपर हवाई फायरिंग भी की थी। अब बात यहाँ पे आती है कि पाकिस्तान वाले क्यों नेपाल को विजिट करते हैं और इतना जबरदस्त उनको लगता है। देखिए सबसे पहले इस व्लॉगर ने क्या बात की कि मैं जितना भी नेपाल के अंदर घुमा हूँ मुझे हर जगह पे लड़कियां ही लड़कियां नजर आ रही है काम के हवाले से। मतलब अगर कोई पराठा बना रही है तो वो भी लड़की, अगर वो कोई खाना रेस्टोरेंट के अंदर सेल कर रही है तो भी लड़की। जबकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में बिल्कुल अपोजिट है। पाकिस्तान में आपको बहुत कम जगहों पे आपको लड़कियां नजर आती है जहाँ पे वो काम करती है और जो काम करती है वो बहुत कम जगह होती है। बहुत सारे स्टोर्स हो गए हैं या हॉस्पिटल्स में आपको नजर आएंगे, वैसे नहीं ना। बट जबकि नेपाल में इन्होंने एक जगह पे चाय मंगवाई तो चाय के साथ उन्होंने पराठा भी मंगवाया। अब वो पराठा बनाने के लिए भी एक लड़की वो उधर खड़ी हुई थी और वो पराठा बना रही थी। अच्छा, नेपाल में एक जामा मस्जिद है जो काफी पुराना है और इसकी स्टोरी भी अभी इस व्लॉग के अंदर आपको बताई गई कि उसके ऊपर हमले किए गए थे 2004 में। और 2004 में क्यों हमले किए गए थे? नेपालियों के गले काट के उनको मार दिया गया था सिर्फ और सिर्फ कतर के अंदर। और कतर में क्यों हुआ था कि कतर वाले ये समझ रहे थे वहाँ पे एक लश्कर था, एक टेररिस्ट ग्रुप था जिसमें उन्होंने सारे हिंदुओं को ये इसलिए मार दिया ताकि वो अमेरिकन की हेल्प ना करे, बल्कि वो लोग जो नेपाल से गए थे वो मजदूर या लेबर। और उसके बाद मुल्क के अंदर हालात काफी खराब हुए। तो ओवरऑल अगर मैं व्लॉग को देखता हूँ तो भाई ने बड़ा जबरदस्त व्लॉग बनाया है। वो नेपाल की जगह जगह कूचो में घूम रहा है, विजिट कर रहा है। हमें यार देखो, हम लोगों को क्यों अच्छा लगता है अगर कोई नेपाल जाता है नेपाल का व्लॉग बनाता है। यार मसला ये है ना कि हमें दूसरे लैंग्वेजों का इतना समझ नहीं आता है। यहाँ तो हिंदी समझ आती है, उर्दू समझ आती है और इसके अलावा हमें अगर जो समझ आती है वो इंग्लिश आती है। अब नेपाली या बंगाली के अंदर तो मैं रिएक्शन नहीं दे सकता ना इस चैनल के ऊपर। बंगाली के बहुत सारे, बांग्लादेश से बहुत सारे लोग नेपाल विजिट किया है, उनके ऊपर भी हम रिएक्शन देंगे किसी दिन जब हमें पूरी स्टोरी उनकी पता चल जाएगी। अच्छा भाई, यहाँ पे पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे मौजूद है, शान मसाला, नेशनल मसाला और बिरयानी के मसाले दोनों यहाँ पे मौजूद है। दैट्स मीन के पाकिस्तान से तो प्रोडक्ट्स आती है, ट्रेड का मुझे नहीं पता कि इनके बीच में होती है नहीं होती, बट प्रोडक्ट्स अगर पाकिस्तानी यहाँ पे मौजूद है तो इसका मतलब ये कि भाई पाकिस्तान से इनका बड़ा रिलेशन, बड़ा बिल्डअप होने की तरफ जा रहा है नेपाल का। अगर हम पाकिस्तान और नेपाल के रिलेशन की बात करें तो दोनों मुल्कों के बीच में ज्यादा अच्छा रिलेशन नहीं है जिस टाइप का रिलेशन उनका चाइना या इंडिया के साथ है या जिस टाइप का उनके दोनों मुल्कों के साथ है। पाकिस्तान क्योंकि इनका पड़ोसी मुल्क भी नहीं है और ना तो पाकिस्तान के पास इतना पैसे हैं कि वो नेपाल की किसी चीज के अंदर हेल्प करे या नेपाल के अंदर कोई काम करे या नेपाल के लोगों की मदद करे, बल्कि उल्टा नेपाल के लोगों ने ही पाकिस्तान की मदद की थी और वो भी कोरोना के अंदर में मदद की थी। और सैलाब 2022 और 2021 के अंदर जो सैलाब आया था पाकिस्तानी लोगों की उन्होंने मदद की थी। तो ये बड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिला है कि भाई पाकिस्तान और दोनों के बीच में अगर रिलेशन अच्छे हो जाते हैं, ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे तो दोनों मुल्क के लोग आपस में फिर एक दूसरे से मिलेंगे भी और बातचीत भी होगी। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक लाजमी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।